वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 के बारे में। यह चैप्टर जो है ये समीकरणों के ऊपर है, जिसमें हम एक विशेष प्रकार के समीकरण को पढ़ेंगे जो होगा द्विघात समीकरण। तो आइए अब हम इसको जान लें। तो देखिए, जैसा कि हमारा प्रश्नावली का नाम है द्विघात समीकरण, तो वैसे ही हमें द्विघात समीकरण को यहाँ समझना होगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि उसका मानक रूप क्या होता है। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो रहेगा द्विघात समीकरण तथा उसका मानक रूप। तो सबसे पहले समझते हैं, जो समीकरण होता है, समीकरण का निर्माण दो चीजों से होता है। एक तो होता है चर राशि और एक होता है अचर राशि। दो चर राशि जो होती है, जब चर राशि को अचर राशि के साथ में मिला दिया जाता है, चाहे वो प्लस के चिन्ह के साथ हो या माइनस के चिन्ह के साथ हो, तो किसी भी प्रकार से जब इनको लिखा जाता है एक दूसरे के साथ में, तो यह पूरी स्थिति जीरो के बराबर होती है। तो इस प्रकार चर और अचर जो है वो बराबर होते हैं जीरो के, तब यह जो स्थिति है ये कहलाती है समीकरण। तो इस प्रकार से जब यहाँ चर की अधिकतम घात यदि 1 होगी तो कहलाएगा रैखिक समीकरण, और जब चर की अधिकतम घात 2 हो जाती है तब कहलाता है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण जो होता है उसमें चर 1 है लेकिन घात 2 है। कई बार इससे पहले आपने जो पढ़ा था उसमें था कि जो चर हैं वो 2 हो जाएं लेकिन उनकी घात जो है वो 1 रहे, वो कहलाते थे दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो अब हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से द्विघात समीकरण जो क्या होता है उसका मानक रूप क्या होता है। तो सबसे पहले देखिएगा, मैं यहाँ पर एक उदाहरण लिखता हूँ जो द्विघात समीकरण का है। जैसे कि देखिए, x² प्लस 5x प्लस 1 बराबर से 0। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि x की अधिकतम घात 2 है और उसके बाद में दूसरा पद जो है वो 5x दिया हुआ है, जिसमें x की जो घात है वो 1 दी हुई है। तो इस पूरे समीकरण में यहाँ पहले 2 घात है, फिर 1 घात है और उसके बाद एक अचर पद है जो पूरा मान जो किसके बराबर है, 0 के। तो यह एक समीकरण कहलाएगा। और यहाँ पर अधिकतम घात 2 होने की वजह से, यहाँ पर 2 है अधिकतम घात इसी कारण से जब घात अधिकतम 2 हो तब उसे कहा जाएगा द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। तो इसी प्रकार जो द्विघात समीकरण होता है, द्विघात समीकरण की जो मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। देखिएगा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर से 0। या तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं या फिर लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर से 0। चाहे हम इसे कैपिटल में लिखें या फिर स्मॉल में। जो x² होता है, x² का जो गुणांक है उसे a कहा जाता है, जो x का गुणांक है उसे b कहा जाता है और जो अचर पद है उसे c कहा जाता है। तो यहां पर x² का गुणांक बराबर होता है a, x का गुणांक ये होता है बराबर से x² का गुणांक a हो गया, x का गुणांक जो है वो b होता है और उसके बाद में जो अचर पद है, यानी कि हम कहेंगे जो अचर पद है, अचर पद बराबर होता है c। तो इस प्रकार से यहाँ जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जो मानक रूप है इसका, मानक रूप, जो इसका मानक रूप है, इस मानक रूप में a, b और c होते हैं। इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि किसी समीकरण में a, b या c में से कोई एक चीज नहीं दी हुई है, यहाँ पर अगर एक चीज नहीं दी हुई है तो हम कहेंगे कि वहां उसका जो गुणांक है वो 1 माना जाएगा, क्योंकि गुणा में जब 1 मानते हैं तो 1 का गुणा किसी भी संख्या से करने पर कोई अंतर नहीं आता, वही संख्या जो होती है उसका मान कहलाती है। लेकिन एक विशेष स्थिति रहेगी यहाँ पर हमेशा ही, जब भी कभी कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म हो, चाहे कोई द्विघात समीकरण दे रखा हो, तो यहाँ पर a जो है ये कभी भी बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। या तो कैपिटल A हो या फिर स्मॉल a, वो कभी भी 0 के बराबर में नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर इसका मान 0 हो गया तो देखिएगा, यदि इसका मान 0 हो गया तो x² जो है वो पूरा 0 हो जाएगा और यहां से x की अधिकतम घात जो 2 बनने वाली थी वह स्थिति खत्म हो जाएगी। जब x² की फॉर्म ही नहीं रहेगी तो समीकरण क्या बनेगा, bx प्लस c, या फिर यहां से bx प्लस c बनेगा, जिसमें हम कहेंगे कि यह सिर्फ एक रैखिक समीकरण है। इस कारण इसको हम यहां यही चाहते हैं कि x² का जो गुणांक a है वो हमेशा ही 0 के बराबर ना हो। तो आइए अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले टॉपिक की ओर, तब उसे हम देख लें। तो आइए हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है द्विघात समीकरण का पता लगाना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जैसे हमने उदाहरण लिखे हुए, एक उदाहरण हमारे पास ये है
और दूसरा उदाहरण हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये दोनों ही जो उदाहरण हमारे सामने दिए हुए हैं, इन दोनों उदाहरणों में हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे इनसे हम पता लगाएंगे कि ये जो समीकरण यहाँ सामने दिए हुए हैं ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। और वैसे ही यहाँ पर इस प्रकार यहाँ पर देखेंगे कि यह जो दिया हुआ समीकरण है क्या यह द्विघात समीकरण है। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे और हमारे अगले टॉपिक की ओर ध्यान देंगे जो होगा द्विघात समीकरण में परिवर्तन करना। जब हमें एक कथन दे दिया गया हो तो उस कथन को हम कैसे द्विघात समीकरण के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो आइए हम शुरुआत करेंगे उदाहरण नंबर 1 से। तो नंबर 1 पर चलते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा x + 1 और इसका वर्ग दिया हुआ है जो बराबर होना चाहिए था 2 ब्रैकेट स्टार्ट x + 3 के। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो LHS दिया हुआ है, जो बायां पक्ष दिया हुआ है हम उसे हल करेंगे और उसी के साथ साथ हम दाएं पक्ष को भी हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है x + 1 और उसका वर्ग। तो अगर आप जानते हो तो हम आपको फिर भी बता देते हैं कि a + b का जो होल स्क्वायर है ये कैसे दिया हुआ है, होल स्क्वायर क्यों हो गया इसका। तो इसको हम कहेंगे जब पहली कोई संख्या दे रखी है और उसके बाद में प्लस में दूसरी कोई संख्या और पूरे का एक वर्ग करना हो, हमें उसका जब वर्ग करना हो तो उसको इस सूत्र से किया जाता है। तो इसका सूत्र होता है a² + b² + 2ab। और उसके बाद में जब यदि यहाँ माइनस का चिन्ह होता तो ये होता है a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² - 2ab। तो अब आइए जब इसी के अनुसार अब इसको हम करते हैं। सबसे पहले a का वर्ग, a² है तो यहाँ पर करेंगे x², उसके बाद में प्लस b का वर्ग, तो b के स्थान पर 1 है तो लिखेंगे प्लस 1 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 ही होता है तो उसे हम 1 लिख सकते हैं। उसके बाद है प्लस, फिर से लिखेंगे प्लस और फिर यहाँ पर होगा 2ab तो हम लिखेंगे 2 × x × 1। उसके बाद बराबर, और यहाँ पर अब इस पूरे समीकरण को यहाँ से हल कर लेते हैं। ये बनेगा x² + 1 और उसके बाद में 2 × x करने पर 2x आएगा, गुणा 1 करेंगे तो 2x ही रहेगा प्लस 2x। तो ये बन जाता है x² + 2x + 1। और यहाँ पर देखिए अब इसके हम दाएं पक्ष को हल कर लेते हैं। तो दाएं पक्ष इसका क्या है, 2 का गुणा हमें x से करना है तो ये बनेगा 2x और 2 का गुणा 3 से करना तो ये बनेगा 6 और बीच में प्लस का चिन्ह है वो प्लस का चिन्ह लगाएंगे हम। तो देखिए अब यहाँ बन जाता है 2x + 6 तो ये हो जाएगा 2x + 6। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से कि 2x + 6 हमारे पास दाईं पक्ष में भी लिखा हुआ है तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से बाएं पक्ष में लेकर आएंगे। और जब भी कभी पक्षांतरण किया जाता है, पक्ष में परिवर्तन होता है तो जो चिन्ह है वो परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम x² + 2x, ये हो जाएगा x² + 2x और उसके बाद में यहाँ से +1 और ये 2x जो इधर आएगा तो माइनस का 2x और जो प्लस का 6 इधर आकर माइनस का 6 हो जाएगा बराबर से 0। इधर हम 0 लेकर आ चुके हैं, 2x से 2x को काट दिया जाएगा और यहाँ पर देखिएगा x², अब ये बन जाएगा हमारा x² और उसके बाद देखिएगा x² है, फिर यहाँ से 1 बचा हुआ था। अब इस 1 को हम यहाँ पर इसके साथ जोड़ेंगे, प्लस का 1 और माइनस के 6 तो ये बनेगा -5 बराबर से 0। तो अब देखिएगा हमारे सामने अंत में यह समीकरण प्राप्त हुआ है x² - 5 बराबर से 0। यहाँ हम देख पा रहे हैं पूरे समीकरण में x की अधिकतम घात 2 मौजूद है, इस कारण यह भी समीकरण द्विघात समीकरण ही कहलाएगा। चाहे यहाँ पर x का पद हो या ना हो, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हमारे पास में जो भी चर राशि दे रखी है उसकी अधिकतम घात 2 उस समीकरण में मौजूद होनी चाहिए। इसके बाद अब आगे आते हैं और हम अगले उदाहरण को भी एक बार हल करके देख लेते हैं। तो अगला उदाहरण देखिएगा क्या है, x², ये नंबर 2 पर है, x², उसके बाद में प्लस का 3x प्लस का 1 जो बराबर होगा किसके, यहाँ पर इसके बराबर है x + 2 के वर्ग के बराबर, जो a + b के होल स्क्वायर से खुलेगा। तो यहाँ लिखेंगे x + 2 का वर्ग। अब इसमें देखिएगा आगे x² + 3x + 1 बराबर से x का वर्ग करेंगे तो x², फिर प्लस से 2 का वर्ग करेंगे 4 और यहाँ पर लिखेंगे 2 × x × 2। तो देखिएगा प्लस 2 × x × 2। अब इसके बाद इसको आगे हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x² + 3x + 1 बराबर से x² यहीं रहेगा x² और उसके बाद में प्लस का 4 और ये बनेगा 2 × 2 करने पर तो 4 आएगा और x रहेगा तो ये बनेगा प्लस का 4x। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा
एक्स स्क्वायर इधर भी और एक्स स्क्वायर इधर भी, तो ये इधर से आकर इधर माइनस में आएगा तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद में प्लस का 3x, और यहाँ जो 4x प्लस का है वो इधर आकर माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4x, उधर प्लस का 1 है, प्लस 1, और इधर प्लस का 4 था, दूसरी तरफ आकर माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 4 बराबर से 0। सभी चीजों को, सभी संख्याओं को हम एक पक्ष में लेकर आ चुके हैं। इसके बाद में एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा ये प्लस का 3x है, ये माइनस का 4x, तो बचेगा माइनस का x, क्योंकि x जो है वो यहाँ 4 हैं और यहाँ पर x जो है वो 3 है, तो 4 में से 3 कम करने होंगे हमें, और चिन्ह वही आएगा जो बड़ी संख्या के साथ लगा हुआ है, तो इस कारण से यहाँ पर चिन्ह जो है वो माइनस का आएगा हल में, और यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। तो 4 में से 1 घटाएंगे तो ये बचेगा माइनस का 3 बराबर से 0। अब हम क्या कर सकते हैं, पूरे समीकरण से माइनस का चिन्ह बाहर निकाल सकते हैं, तो माइनस बाहर निकालने पर बनेगा x प्लस 3 बराबर से 0, और जो माइनस का चिन्ह है माइनस का गुणा दोनों तरफ करने पर बन जाएगा x प्लस 3 बराबर से 0, और हमारे सामने यह एक अंतिम समीकरण तैयार होता है जो है x प्लस 3 बराबर से 0, और यह एक रैखिक समीकरण है क्योंकि यहाँ पर x की अधिकतम घात जो है वो 2 मौजूद नहीं है। अगर हम चाहते तो इस सवाल को यहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा है कि एक्स स्क्वायर का जो पद था वो कट चुका है, और ये पूरे समीकरण में कहीं और कोई भी एक्स स्क्वायर का पद नहीं है, जिस कारण से यह समीकरण यहीं हमें सिद्ध कर देता है कि यह द्विघात समीकरण अब नहीं रहेगा। तो आइए अब हम बात करेंगे हमारे अगले सवाल के बारे में, जो होगा यहाँ पर कि द्विघात समीकरण में परिवर्तन कैसे करते हैं। जब हमें कोई कथन दे दिया गया हो तो उससे हम द्विघात समीकरण में कैसे परिवर्तन करते हैं, तो आइए उसे भी हम समझ लें। इसे हम यहाँ समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो इसमें देखिएगा ध्यान से कि दिया हुआ है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो सबसे पहले हमारे पास पूर्णांक ही नहीं है, जिन पूर्णांकों के बारे में वो बात कर रहा है वो पूर्णांक हमारे पास मौजूद नहीं है। तो यह जो सवाल होते हैं, इस प्रकार के जो कथन के रूप में सवाल आते हैं, उन सवालों को हल करने के लिए हमें संख्याओं को अपनी तरफ से मानना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना, तीसरा सवाल है तो हम लिखेंगे माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर से x। तो ये कह रहा था क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, 2 धनात्मक पूर्णांक और वो भी क्रम से हैं। तो इसमें इसके बाद दूसरा लिखेंगे अब अगला धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1। तो देखिएगा यदि कोई संख्या 5 है, यदि कोई संख्या 5 है तो 5 से अगली संख्या कौन सी होगी, 6 होगी। तो उसको कैसे प्राप्त किया जाएगा, 5 में 1 जोड़कर। तो वैसे ही हमने माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक x है तो उससे अगला धनात्मक पूर्णांक कौन सा हो जाएगा, x प्लस 1। अब उसके बाद अब हम बढ़ते हैं दोबारा हमारे सवाल पर। तो वो कह रहा था 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, तो इन दोनों का गुणनफल करना है। तो हम यहां लिखेंगे अब प्रश्नानुसार, अतः प्रश्नानुसार। अब ये प्रश्नानुसार क्यों लिखा गया है यहाँ पर, प्रश्नानुसार हमने यहाँ पर इस वजह से लिखा है जिससे पता चल जाए कि जो भी हम अब यहाँ इससे आगे करने वाले हैं वो प्रश्न के अनुसार कर रहे हैं, हमने अपनी इच्छा से अपने मन से कुछ भी यहाँ पर नहीं किया। तो देखिएगा प्रश्नानुसार x और गुणा करेंगे किसका, x प्लस 1, जो बराबर होना चाहिए किसके, यहाँ देख सकते हैं आप 306 के। तो हम लिखेंगे बराबर से 306। अब देखिए हमारे सामने क्या मौजूद है, x है जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, दूसरा भी x प्लस 1 है, ये दोनों ब्रैकेट में। इसका मतलब है उसने कहा है पहले ही कि हमें इनका गुणा करना है। तो गुणा करेंगे वो कैसे होगा, x का गुणा हमें x प्लस 1 से करना होगा। तो x का गुणा जब x स्क्वायर x से करेंगे तो हमें प्राप्त होगा x स्क्वायर, और प्लस x का गुणा जब 1 से करेंगे तब आएगा x बराबर से 306। और इसके बाद हमें पूरी संख्याओं को, जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं को एक पक्ष में लेकर आना होगा। तो 306 को हम बाईं तरफ ले आएंगे, ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर से 0। तो इस प्रकार अब हम अंत में कह सकते हैं कि जो हमारे सामने समीकरण तैयार हुआ है वो एक द्विघात समीकरण है। इस प्रकार हम किसी भी कथन को द्विघात समीकरण में आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। आप चाहें तो ऐसे और अन्य उदाहरण करके देख सकते हैं जिसमें कोई भी कथन दिया हुआ होगा, आपको सवाल दिए हुए होंगे, क्योंकि आगे प्रश्नावली में जो सवाल आएंगे वो हमें एक कथन के रूप में ही दिए हुए होंगे। तो सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि हम यहाँ पर दिए हुए कथन को द्विघात समीकरण के रूप में परिवर्तित करें और उसके बाद उसका हल किया जाएगा। तो इस कथन में देखो आगे क्या लिखा हुआ था, तब पूर्णांक ज्ञात करो। तो हमें अब इस सवाल को हल करना था, लेकिन अभी हम उस टॉपिक पर नहीं पहुंचे हैं जहां पर हमें इस सवाल को हल करना होगा। लेकिन जैसे ही हम इस टॉपिक पर पहुंचेंगे तब हम इस सवाल को हल करने की कोशिश भी करेंगे। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर। तो आइए उसे ध्यान से देखें।
तो आइए हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल या मूल। हमने यहाँ पर एक शब्द और लिखा है नया, जिसका जो मूल है, ये जो शब्द है ये हल के बारे में ही बताता है हमें कि जो द्विघात समीकरण का हल होता है, जो द्विघात समीकरण के दो हल हमें प्राप्त होते हैं, उन दोनों हलों को मूल कहा जाता है। तो इसलिए यहां पर आगे प्रश्नावली में हमें जरूरत पड़ेगी मूल शब्द की, तो इसलिए आपको यहां पहले ही बता दिया गया है कि हल को ही मूल कहा जाता है। तो आइए हम पहले उदाहरण से इसको समझ लेते हैं कि कैसे गुणनखंड विधि के द्वारा हम द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पर एक्स स्क्वायर और यहां पर अचर पद जो होता है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है और अचर पद है, इन दोनों को हम यहां पर बीच में लिखे हुए एक्स के गुणांक के आधार पर हल करते हैं। कैसे हल करते हैं देखिएगा जरा। सबसे पहले हमारा समीकरण है 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर से 0। यह सबसे पहला समीकरण है। अब इस समीकरण में हमें -5 के ऐसे टुकड़े करने पड़ेंगे, हमें 2 टुकड़े करने हैं और वो टुकड़े ऐसे होने चाहिए कि जब उनको गुणा कर दिया जाए, जब उनको गुणा किया जाए तो वो टुकड़े कुछ इस प्रकार आना चाहिए कि 2x² गुणा 3 के बराबर हो, उनका गुणा। तो यहां मैं लिख सकता हूं गुणा जो है उनका वो इसके बराबर होना चाहिए, और उनका जब जोड़ किया जाए, जब उन दोनों को जोड़ा जाए तो जो उनका जोड़ है वो बराबर होना चाहिए -5x के। तो हमें यहां -5 के ऐसे ही टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पर वो -5 ही बैठे, लेकिन गुणा करने पर वो इन दोनों के गुणा के बराबर हो जाएं। तो देखिएगा यहां पर हम -5 जो है, अब उसके टुकड़े कौन कौन से कर सकते हैं। 5 जोड़ने पर कौन कौन सी संख्या आती है, 1 और 4 को जोड़ा जा सकता है, लेकिन 4 को 1 को गुणा करेंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा। 2 को और 3 को जोड़ा जा सकता है, 2 और 3 मिलकर 5 होते हैं, लेकिन गुणा करने पर कितना होता है, 2 का गुणा 3 से करने पर 6 आता है। और यहां पर भी 2 का गुणा 3 से करने पर कितना आ रहा था, 2 गुणा 3 करने पर 6 और x²। तो यहां पर जो हम टुकड़े करने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार होंगे। तो देखिए लिखा कैसे जाता है। सबसे पहले जो पहला x² का गुणांक है, x² के साथ में उसे वैसा ही लिखते हैं, इधर +3 यह भी ऐसा ही लिखा जाएगा, बराबर 0 रहेगा। अब -5x जो है इसे 2 टुकड़ों में लिखेंगे। तो देखिए अब हम यहां पर 2 टुकड़े लिखेंगे, -2x और -3x। अब ध्यान से देखिए, हमने यहां पर 2 टुकड़े किए थे, एक टुकड़ा हमारे पास ये है और एक टुकड़ा यहां पर हमारे पास ये है। जब इन दोनों का गुणा किया जाए, जब गुणा करेंगे तो माइनस का गुणा माइनस से करने पर प्लस आएगा, और यहां पर भी दोनों संख्या प्लस की है तो इनका हल प्लस में मौजूद है। x का गुणा x से करने पर x² आता है, यहां पर भी x² मौजूद है। 2 को गुणा 3 से करने पर 6 आता है, तो इन दोनों को गुणा करने पर भी हमें 6 ही प्राप्त होगा। अब जोड़कर देख लेते हैं, माइनस को माइनस के साथ जोड़ेंगे तो माइनस आएगा, 2 को 3 के साथ जोड़ेंगे तो 5 आएगा, x को x के साथ जोड़ेंगे तो x ही रहेगा। तो इस प्रकार हमने इनके जो टुकड़े हैं वो कर लिए हैं। अब हमें क्या करना होगा, ये हमने इसके गुणनखंड बना लिए, अब इसके हमने अलग अलग टुकड़े कर दिए। अब हमें 1-2 संख्याओं का, पहली 2 संख्याओं का और यहां पर दूसरी आखिरी बची हुई 2 संख्याओं का एक जोड़ा बनाना होगा। हम इन दोनों में से जो कॉमन आ सकता है, जो उभयनिष्ठ हो सकता है, उसे बाहर निकालेंगे और बची हुई संख्या को ब्रैकेट के अंदर रहने देंगे। पर यहां पर एक शर्त होती है कि दोनों ही संख्याओं में से जब कुछ भी कॉमन लिया जाए तो ब्रैकेट के अंदर बनने वाली जो संख्या है वो समान होनी चाहिए। अगर समान नहीं हुई तो इसका मतलब है हमने जो गुणनखंड किए थे, जो हमने टुकड़े यहां पर किए हैं, वो टुकड़े हमारे सही नहीं हुए और वो गलत हैं। तो देखिए क्या कर सकते हैं, हम यहां पर दोनों में से 2x कॉमन ले सकते हैं, तो ये आएगा 2x, ब्रैकेट स्टार्ट। अब 2x से हमने जब इन पूरे में से 2x कॉमन लिया, इसका मतलब है 2x² में से 2x बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा। तो यहां से बचेगा x, बीच में माइनस का चिन्ह, माइनस आएगा। अब यहां देखिएगा 2x में से 2x ही बाहर निकाल दिया तो क्या बचता है, सिर्फ 1, क्योंकि 2x गुणा 1 करने पर 2x ही प्राप्त होगा और 2x उसमें से बाहर निकालने पर 1 बच जाएगा। तो इसलिए हम यहां पर लिखेंगे आखिरी में 1। उसके बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर देखेंगे हमारे पास संख्या है 3x + 3, लेकिन हमें यहां जब कुछ कॉमन लेते हैं तो ध्यान रखना है कॉमन ऐसी संख्या लेनी है ताकि अंदर ब्रैकेट के अंदर बनने वाली संख्या समान रहे। और ध्यान से देखिए यहां पर प्लस का 3 है, अगर यहां से 3 भी कॉमन लेते हैं तो उत्तर हमारा प्लस का 1 आएगा, लेकिन वो प्लस में नहीं माइनस में आना चाहिए। इस कारण हम यहां से माइनस का 3 कॉमन लेते हैं, -3, और क्या बचेगा, -3 से -3 में भाग देंगे तो यहां से पूरा सिर्फ x बचता है, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। उसके बाद में अब प्लस में से माइनस बाहर निकाल दें। अब बाहर कैसे निकलेगा, आपको पहले से पता होना चाहिए, या फिर आप यहां देख सकते हैं कि माइनस गुणा माइनस बराबर से प्लस होता है, और यहां पर माइनस गुणा प्लस बराबर से होता है माइनस, और प्लस गुणा माइनस बराबर से होता है माइनस, और उसके बाद में
यहां पर यदि हम प्लस गुणा प्लस करें तो बराबर होता है प्लस। तो हम कह सकते हैं कि इस प्लस के पास में दो माइनस के चिन्ह हैं, उनमें से एक माइनस का चिन्ह हम यहां से बाहर निकाल देंगे तो इसके पास क्या बचेगा, सिर्फ एक माइनस का चिन्ह बचेगा। तो उसे हम यहां लिख देंगे माइनस और ये 3 ब्रैकेट क्लोज बराबर से 0 होगा। अब देखिए, अब यहां सॉरी यहां पर ये 3 नहीं, यहां पर 1 आएगा क्योंकि 3 से हमने भाग दिया था, तो यहां पर ये 1 आ चुका है। अब देखिए दोनों तरफ x माइनस 1 दोनों तरफ में x माइनस 1 आ चुका है। अब हम कह सकते हैं कि दोनों संख्याओं में हमने जो गुणनखंड बनाए थे उनके बाद कॉमन लेने के बाद में ब्रैकेट बिल्कुल एक जैसे बने हैं। इस कारण इन दोनों में से एक ब्रैकेट को हम पहले काम में ले लेंगे, तो वो बनेगा x माइनस 1, ये पहला ब्रैकेट होगा। और दूसरा ब्रैकेट जो है वो कौन सा होता है, 2x माइनस 3। तो ये लिखेंगे 2x माइनस 3, और जो ये 2x माइनस 3 है और x माइनस 1 है, ये दोनों एक दूसरे के साथ गुणा में लिखे जाएंगे। गुणा का मतलब है हमने इन दोनों को ब्रैकेट में अंदर लिखा है और ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं लगाया, इस कारण ये दोनों गुणा में है, बराबर हो जाएगा 0। अब हमें यहाँ पर x माइनस 1, अब यहां समझ सकते हो आप कि ये एक संख्या है, एक संख्या ये है, दो संख्याएं गुणा में लिखी हुई हैं और उत्तर 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या बनता है, इसका मतलब बनता है कि इन दोनों में से कोई एक संख्या 0 होनी चाहिए, तभी हमें मान जो है वो 0 प्राप्त हो सकता है। इस कारण हम क्या करेंगे, अब इसको हल करने की बारी आती है। तो इससे अब हम जो हल प्राप्त करेंगे, जो मूल कहलाते हैं, तो मूल कैसे निकलेंगे, तो देखो पहले तो हम मानेंगे, माना यहां लिख सकते हैं, माना शुरुआत करते हैं यहां से माइनस x माइनस 1 बराबर से 0। माना कि x माइनस जो 1 है ना वो 0 के बराबर है, तो क्या होगा, अगर इसको 0 के बराबर माना तो x बराबर क्या आ जाएगा, x एक माइनस 1 इधर है, इधर जाकर प्लस का 1 हो जाएगा। तो x का पहला मान क्या आ चुका है हमारे सामने, x का पहला मान 1 रहेगा। अब दूसरी स्थिति देखो क्या हो सकती है, माना 2x माइनस 3 बराबर से 0 है। यदि यहां पर 2x जो है, ये 2x जो है, ये जो 2x है, यदि यहां पर 2x माइनस 3 बराबर 0 के हो तो हम क्या कहेंगे, अब यहां पर हमें x का मान निकालना है, तो हम लिखेंगे 2x बराबर से 3, क्योंकि इधर माइनस का था, दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो गया। इसके बाद x का मान चाहिए, x बराबर से 3/2। हम कह सकते हैं 3 या तो इसको 3/2 कहें, या फिर इसको 1 सही 1/2 कहें, या फिर हम इसको 1.5 भी लिख सकते हैं। तो ये x का एक दूसरा मान प्राप्त हो गया हमें। इस प्रकार से जब द्विघात समीकरण को हल किया जाता है तो द्विघात समीकरण के दो हल प्राप्त होते हैं। जो द्विघात समीकरण के जो दो हल हमें प्राप्त होते हैं उनमें x का पहला मान और x का दूसरा मान, ये दोनों ही वो हल होते हैं जो इस पूरे समीकरण में x की जगह पर रखने पर, x की जगह पर जब इन दोनों में से कोई भी मान रखा जाए और समीकरण को जब हम हल करें तो वह 0 के बराबर आ ही जाएगा। इस कारण इसको इसका मूल कहा जाता है, इसको मूल भी कहते हैं और साथ में इसको शून्यांक भी कहा जाता है। शून्यांक शब्द जो है वो इसीलिए इसको कहा जाता है क्योंकि ये पूरे समीकरण का मान शून्य में परिवर्तित कर देता है, इस कारण इसका नाम शून्यांक भी होता है। तो आप इसको साथ में यहां भी समझ सकते हो, इसको शून्यांक भी कहा जाता है। ये इसके शून्यांक होते हैं। तो द्विघात समीकरण में दो शून्यांक या फिर दो मूल या फिर हम कहें तो दो हल प्राप्त होते हैं हमें। इसके बाद आइए अब हम दूसरे एक उदाहरण करके देख लेते हैं। इसमें देखिए, इसमें संख्या लिखी हुई है 6x² और इधर -2 बराबर से 0 है। अब हमें x के ऐसे गुणनखंड करने होंगे जिससे हमें क्या प्राप्त हो जाए कि गुणा करने पर 6 × 2 12x² प्राप्त हो और जोड़ने पर -x प्राप्त हो। तो देखिए कौन सी संख्याएं हैं जिनको जोड़ने पर हमें 1 प्राप्त होता है लेकिन गुणा करने पर 12। अगर शुरुआती संख्याओं से बात करें हम तो 12 लाने के लिए 12 × 1 कर सकते हैं हम, तो लेकिन उन दोनों को जोड़ने पर तो 11 आता है या फिर 13 आ सकता है। दूसरा है अगर हम 10 और अगर इसके बाद में एक संख्या कम कर दें, अगर 12 नहीं हो सकता तो 6 × 2 हो सकता है, लेकिन 6 × 2 करने पर उनमें से जोड़ेंगे तो ये या तो 8 होगा या फिर घटाने पर तो ये 4 होगा, तो वो भी इसका हल नहीं है। दूसरा इसका और कौन सा उदाहरण हो सकता है, इसका है 3 और 4। यदि 4 को 3 से गुणा करें तो 4 × 3 करने पर हमें 12 प्राप्त होता है और जब 4 में से 3 घटा दें तो हमें 1 प्राप्त होता है। तो इसका मतलब है जो हमारा हल है ना, ये ध्यान रखना है, जैसा हमारा हल है जोड़ने पर जो हमें जो चिन्ह प्राप्त हो रहा है बड़ी संख्या हमें उसी की लेनी होगी ताकि हमें वही चिन्ह हल में प्राप्त हो जाए। तो हम कहेंगे कि यहां पर तो इस प्रकार समझ सकते हैं कि जो 3 है प्लस का 3 ले सकते हैं 3x और माइनस का 4x ले सकते हैं। अब हमने 3 को आगे और 4 को पीछे क्यों रखा, वो हमने सिर्फ इस वजह से रखा है ताकि जब इन दोनों में से कॉमन लेना हो तो यह 6 है ये 3 है, इन दोनों में से 3 कॉमन आ जाए, और ये 4 है और ये 2 है, इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाए। तो बस हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि हमें आगे का जो सवाल है वो भी हमारा सही तरीके से काम करता रहे। इस कारण हमें इस बात पर जरूर ध्यान रखना होगा कि कोई भी स्थिति ऐसी ना हो
जो गुणनखंड है वो सही प्रकार से हो और स्थिति सही से चलती रहे। तो देखिए अब हम यहाँ पर इन दोनों को अब इन दोनों में से हम यहाँ पर कॉमन लेंगे। तो सबसे पहले 6x² प्लस 3x में से यहाँ पर हम 3x कॉमन लेते हैं। जब 3x कॉमन लिया जाएगा तो 3x से अब इसमें भाग देंगे तो देखो x से x² में भाग देने पर x बचता है और 3 से 6 में भाग देने पर 2x बचता है। तो यहाँ आ जाएगा 2x और उसके बाद प्लस 3x से 3x में भाग देने पर 1 आता है। तो यहाँ पर आपने अब 1 लिख दिया। अब यहां पर आगे देखिएगा, अब ये दोनों ही संख्याएं माइनस की हैं, दोनों ही संख्या ऋणात्मक है। तो हमें ऐसी कौन सी संख्या कॉमन लें ताकि जो इसका मान है वो हमें कैसा प्राप्त हो जाए, वो हमें यहां पर प्लस में प्राप्त हो। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि संख्या जो है वो माइनस हो। तो -2 इसमें से कॉमन लेंगे। -2 कॉमन लेने पर देखिए -2 से अब माइनस में भाग देंगे तो प्लस का तो उत्तर आएगा, लेकिन 4 में भाग देने पर हमें 2 प्राप्त होगा और x में भाग देने पर सिर्फ x प्राप्त हो जाएगा। तो 2x यहां पर आ गया। अब माइनस का चिन्ह माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 2 में भाग देंगे हमें 1 मिलेगा, जिससे हमें क्या मिला है, दोनों ही ब्रैकेट में ये प्लस रहेगा। और उसके बाद में अब यहाँ दोनों ही ब्रैकेट में 2x + 1 और इधर 2x + 1 बराबर से 0 हमें प्राप्त हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जब दोनों ही ब्रैकेट में संख्याएं समान हैं तो इसके लिए अब हम यहाँ पर दोनों में से किसी भी एक ब्रैकेट की संख्या को बाहर लिख लेंगे, 2x + 1 और उसके बाद में दूसरा ब्रैकेट जो है वो होगा 3x - 2 बराबर से 0। अब इसके बाद देखिएगा, अब यहां पर जैसा कि हमने यहां इसको हल करना शुरू किया था, तो हम मानेंगे जब दो संख्याएं गुणा में लिखी हुई और उनका मान 0 है, इसका मतलब है इनमें से कोई एक संख्या ऐसी होगी जिसका मान 0 होगा। तो हम लिखेंगे 2x + 1 बराबर से 0 और उसके बाद में यहां पर 2x बराबर से -1 और x बराबर से आ जाएगा -1/2। तो इस प्रकार इसका ये मान हो सकता है। या फिर दूसरा मान कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा 3x - 2 बराबर से 0, या फिर हो सकता है 3x बराबर से 2 और उसके बाद x बराबर 2/3, ये हो जाएगा 2/3। तो या तो इसका एक जो हल है वो होगा -1/2 या फिर इसका हल होगा x बराबर से 2/3। ये दोनों ही जो मान है इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे और यही इसके शून्यांक कहलाएंगे। तो अब इसमें आप चाहें तो और भी अन्य सवाल करके देख सकते हैं, क्योंकि यही सवाल जो है आपके आगे सवाल प्रश्नावली में पूछे भी जाएंगे और उसके बाद में आपके पेपर में भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि गुणनखंड विधि द्वारा सवालों को हल करने के लिए 2 से 3 नंबर का सवाल बहुत अधिक पूछा जाता है। तो अब इसके बाद बस इतना ही। अब हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक में, चलिए उसको देख लें।